शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी कृतिका भाग 2 का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। तो यहाँ पे जो लेखिका है वो अपनी यात्रा के बारे में बता रही है कि वो यात्रा के दौरान उसे कैसे कैसे अनुभव हुए। वो गैंगटोक शहर जाती है, वहाँ से युमथांग जाती है, तो वो अपने अलग अलग अनुभव बताती है। तो जब वो गैंगटोक में जाती है तो वो बताती है कि वहाँ पर उसने नेपाली युवती से एक प्रार्थना सीखी थी कि जो मेरा जो सारा जीवन अच्छाइयों को क्या है वो समर्पित हो जाए। इसी तरह जब वो युमथांग जाती है तो वो वहाँ पर बर्फ़ को देखना चाहती है, क्योंकि उसने लोगों के मुख से सुना था कि यहाँ पर क्या है, अगर बालकनी पर खड़े हो जाओ तो वहाँ पर क्या दिखाई देता है, एक कंचनजंगा की चोटी दिखाई देती है। लेकिन वहाँ पर काफ़ी बादल छाए हुए थे, इस वजह से लेखिका को वहाँ पर कंचनजंगा की चोटी नहीं दिखाई दी और ना ही बर्फ़ दिखाई दी। इसी तरह जब वो आगे जाती है तो उसका जो ड्राइवर होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर जो बुद्धिस्ट होते हैं उसकी पताकाएँ फहराई जाती है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी याद में 108 पताकाएँ फहराई जाती हैं और इनको उतारा भी नहीं जाता। ये जो पताकाएँ होती हैं अपने आप नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह जब कोई नया कार्य शुरू करता है तो रंगीन पताकाएँ भी फहराई जाती हैं, जो एक नए कार्य की शुरुआत की क्या होती हैं, प्रतीक होती हैं। जब ड्राइवर उसको ये बता रहा होता है उस वक्त जो लेखिका की नज़र होती है वो उसकी कार पर टंगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी होती है और वो सोचती है कि उसने दलाई लामा की जो तस्वीर है पहले भी देखी है। इसी तरह जब वो आगे बढ़ते हैं तो आगे वो जो गाइड होता है वो बताता है कि यहाँ पर जो फ़िल्म थी गाइड उसकी शूटिंग हुई थी। और वो ये भी बताता है कि ये जो जगह है वो यहाँ पे दो देशों के बीच जो संधि पत्र हुआ था उसकी प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे दो जातियों के बीच लड़ाई हुई थी जो काफ़ी लंबे टाइम तक चली थी और उसकी जो शांति वार्ता हुई थी वो उसकी शुरुआत यहीं पर हुई थी। तो यहाँ तक हमारा हो गया था बेटा। अब हम आगे करेंगे। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। यह क्या? नार्गे कहने लगा। मैडम, यह धर्म चक्र है। प्रेहवेल, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। अब देखो, जहाँ पर लेखिका आगे बढ़ती है तो वहाँ पे कुटियाँ होती हैं, वहाँ पे एक वो चक्र को घूमता देखती है तो वो पूछती है कि ये क्या है। तो जो गाइड होता है, नार्गे जो गाइड होता है वो कहता है कि मैडम ये क्या है, एक धर्म चक्र है जिसको प्रेहवील भी बोलते हैं और लोगों का विश्वास है कि इसको घुमाने से उनके जीवन के जो भी उन्होंने पाप किए हैं वो क्या जाते हैं, धुल जाते हैं। अब फिर लेखिका सोचती है कि मतलब विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है फिर भी लोगों की जो आस्थाएं हैं, विश्वास है, वो अंधविश्वास वो क्या है, एक जैसा है। कहने का क्या मतलब है कि मतलब विज्ञान की इतनी प्रगति करने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित हिमालय। यहाँ पे तीर्थाटन लिखे नहीं, तीर्थ पर आने वाले यात्रियों को ही बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे जो रफ्ता रफ्ता लिखा है इसका मीनिंग होता है धीरे धीरे। अब यहाँ पे जो लेखिका वो कहते हैं कि धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे थे। तो जो बाजार थे, लोग थे, वो बस्तियाँ, वो सारा कुछ पीछे छूटने लगा था। यहाँ तक कि जो स्वेटर बुनने वाली युवतियाँ हैं और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते हुए जो नेपाली बच्चे थे यानी जो बहादुर थे, वो भी क्या हो रहे थे, ओझल हो रहे थे। और उनके सामने अब क्या आ रहा था, एक हिमालय अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं बल्कि क्या आ रहा था, एक विराट रूप के रूप में जो हिमालय था वो उनके सामने खड़ा था। तो लेखिका बताते हैं कि यहाँ पर ना जाने कितने दर्शक आते हैं, यात्री आते हैं। तो जो हिमालय है वो अपना रूप क्या है, पल पल परिवर्तित करता रहता है। यानी उनका मतलब बहुत सारे यात्री यहाँ पे देखने आते हैं, लेकिन जो हिमालय है वो अपना रूप हर वक्त बदलता रहता है। देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था जैसे हम किसी संघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हो।
अब यहाँ पे देखो जो लेखिका है वो बता रही थी जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते वीरान हो रहे थे, काफ़ी संकरे हो रहे थे और जलेबी की तरह घुमावदार रास्ते हो रहे थे और हिमालय भी काफ़ी बड़ा हो रहा था और जो घटाएं थी वो काफ़ी गहराती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो पाताल को नाप रही हैं। यानी जो वादियाँ थी वो चौड़ी होने लगी थी। बीच बीच में जो लेखिका देखती है तो बीच बीच में उसको रंग बिरंगे फूल भी मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। कहने का क्या मतलब था, रास्ते में बहुत ही रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जिसको देखकर लेखिका को बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहा था, अच्छा लग रहा था। तो उन जो बड़े बड़े पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर जो कच्चे रास्ते से जब वो गुजर रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे जो हरियाली है वो एक तरह से क्या कर रही है, गुफा के समान बीच में हिचकोले खाते हुए निकल रहे हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे उनको ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गुफा के बीच में से निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। अब देखो जहाँ लेखिका जाती है तो उसके साथ और भी यात्री होते हैं तो वो कहते हैं कि इस सुंदरता को देखकर उन पर बहुत ही ज़्यादा असर हुआ और वो एक तरह से गाना गाने लगे कि सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूँ, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कोद मारती बनी ठनी तीस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ भी यह तीस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। अब देखो यहाँ पर जो लेखिका है वो अपनी यात्रा के बारे में बता रही है। कहते हैं कि सभी मतलब खुश थे, गाना गा रहे थे कि मौसम सुहाना सफ़र हो, ये मौसम हंसी। लेकिन जो लेखिका वो कहती मैं तो चुप ही थी, मैं एक ऋषि की तरह क्या थी, शांत थी। वो सारे मतलब जहाँ पे वो परिदृश्य थे यानी वहाँ के जो दृश्य थे उसको देख रही थी। तो वो कहती कि उसके अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बूंद बूंद करके पिघल रहा है। वो जीप की खिड़की से अपनी मुंडकी मुंडकी होता है, सिर को बोलते हैं, तो वो सिर को निकाल कर बार बार आसमान को छूते हुए पर्वतों को देखती थी। तो कभी ऊपर से गिरते हुए दूध के समान जलप्रपातों को देखती थी, तो कभी चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती हुई तीस्ता नदी को देखती थी। तो वो बताते हैं कि जो तीस्ता नदी थी वो सिलीगुड़ी से ही उनके साथ थी। कहने का क्या मतलब है कि जो सिलीगुड़ी से जब वो चले थे तो उस वक्त जो तीस्ता नदी थी वो साथ साथ बह रही थी, तो वो अब भी उनके साथ ही थी। तो वो कहती है कि इसका जो सौंदर्य था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो वो कहते हैं कि इतनी खूबसूरत नदी उसने पहले कभी देखी भी नहीं थी। तो वो इस तरह से इस नदी को देखे वो बहुत ज़्यादा क्या थी, रोमांचित थी और खुश भी थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना, इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लेखिका है वो बता रही है कि कहते कि वो इस विशाल पर्वत को सलामी देना चाहती थी, लेकिन तभी जो जीप थी वो मतलब खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ एकदम से रुकी। तो वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पर एक जो शिखर है वहाँ से फैन उगलता झरना गिर रहा है जिसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। तो वहाँ पे जो लोग थे उसकी खूबसूरती को देख के सभी क्या हो गए थे, खो गए थे और सभी उसकी खूबसूरती को एक तरह से कैमरे में कैद करने में क्या हो गए थे, बिजी हो गए थे। यहाँ पे लिखा ना मशगूल। मशगूल का मीनिंग होता है बिजी होना या व्यस्त होना। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। अब यहाँ पे जो लेखिका वो बता रही है कि वो भी आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी की तरह, यानी एक शापित जिसको शाप मिला था राजकुमारी की तरह, वो भी भारी भरकम पत्थरों के बीच मतलब जो
जल का जो संगीत था उसको सुनने के लिए वो बैठ गई और उसने अपने पाँव को जलधारा में डुबो लिया। तो वो एक तरह से क्या कर रही थी, अपना मतलब सोच रही थी कि उसके अंदर की जो बुराइयाँ हैं वो क्या हो गई हैं, दूर हो गई हैं। तामसिकताएँ लिखी ना, यानी उसके अंदर की जो बुराइयाँ थी वो दूर हो गई हैं और उसकी जगह किसने ले लिया, एक अच्छी सोच ने ले लिया है। यानी उसकी जो बुराइयाँ हैं वो दूर हो गई हैं और उसकी बुराइयों का जगह स्थान अच्छाइयों ने ले लिया है। तो वो अभी सोच रही थी, लेकिन इतने में जो जितेन नारगे होता है वो उसको क्या होता है, उसको हिलाता है, क्योंकि जो लेखिका थी वो तो खो चुकी थी वहाँ की सुंदरता में। तो जो जितेन नारगे होता है वो उसको हिलाता है, तो वो अपनी जो सोच होती है उससे बाहर आती है और वो जितेन की बातों को सुनती है। जितेन उसको बताता है कि आगे इससे भी ज़्यादा और क्या है, खूबसूरती देखने को मिलेगी। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कलीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छू मंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में है। अब देखो, जब जितेन नारगी उसको वहाँ से उठाता है तो वो उठना नहीं चाहती, लेकिन वो अनमने मन से वहाँ से उठती है। तो वो थोड़ी देर बाद फिर देखते हैं कि वही नज़ारे आ रहे हैं आगे। मतलब कहीं पर हरे रंग का मोटा कालीन बिछा हुआ है, कहीं पर पीला रंग का है, तो कहीं पर प्लस्तर, तो कहीं पर पथरीला। तो वो कहते हैं कि देखते देखते सारा कुछ एकदम से गायब हो जाता है, क्योंकि उस वक्त क्या हो जाता है कि सारी जगह क्या आ जाते हैं, बादल छा जाते हैं और सारा कुछ बादल में ही प्रतीत होने लगता है। कहने का क्या मतलब है कि सब जगह बादल ही बादल दिखाई देने लगते हैं। चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सयानी बनाने के लिए जीवन रहस्यों का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। अब यहाँ पे देखो, वो कहती है कि वो पल पर आगे जैसे बढ़ रही थी, वो नज़ारे देख रही थी, तो उसको ऐसा लग रहा था जो प्रकृति है वो भी इसको समझदार बनाना चाहती है और उसके सामने क्या कर रही है, रहस्यों का क्या कर रही है, उद्घाटन कर रही है। एक तरह से रहस्यों को उसके आगे पर्दाफाश कर रही है रहस्यों का। धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे, और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप में मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नज़रों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था, थिंक ग्रीन। आश्चर्य, पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता और रोडेड्रो के फूल, सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चैरवती चैरवती, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता हमारा वजूद। अब जो लेखिका वो बता रही है कि जो धुंध की चादर थी वो हटने लगी थी। अब वहाँ पर पहाड़ नहीं थे, बल्कि छाया पहाड़ थे। तो वो मतलब जीप से थोड़ी देर के लिए वहाँ पे जीप को रुकवाते हैं और वहाँ से उतरते हैं, तो वो अपनी गर्दन को घुमाते हैं, तो चारों तरफ उसको जन्नत ही जन्नत यानी स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आता है, क्योंकि चारों तरफ क्या थी, फूल थे, झरने थे, पर्वत थे। तो वो उसकी खूबसूरती में खो जाती है। और वहाँ पर एक जगह लिखा भी होता है, थिंक ग्रीन। तो वो जो लेखिका है वो मतलब सोचती है कि ये जो ब्रह्मांड है कितना, मतलब ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो गया है। हर तरफ क्या है, मतलब झरने हैं, तिस्ता नदी भी है, कहते हैं कि सामने मतलब धुंध भी पड़ रही है और जो बादल हैं वो भी हैं, और धीरे धीरे हवा भी चल रही है, और यहाँ पर फूल भी खिले हुए हैं रोडेड्रो के और प्रियता के। तो कहते हैं कि सब कुछ क्या था, मतलब एक तरह से एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे लिखा ना, चैरवती चैरवती, चैरवती होता है चलते रहो, यानी क्या है कि आगे बढ़ते रहो और इस जहाँ की जो खूबसूरती है उसको तुम देखते रहो। तो लेखिका को ऐसा लगता है कि इस मतलब इस प्रवाह में, यानी इसका जो सतत प्रवाह है, यहाँ पे उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चिलायमन सौंदर्य। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्मक हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना, फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह महाभाव सुखी ठहनी सा टूट गया। अब यहाँ पे देखो, जो लेखिका है वो मतलब सुंदरता में इतनी खो गई थी, तो वो कहती है कि उसको मतलब इतनी सुंदरता उसने कभी देखी नहीं थी, कि उसकी जो इस सुंदरता को देख के उसकी जो आत्मा की खिड़कियाँ थी वो भी खुल गई थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो भगवान के निकट आ गई है, और उसने जो नेपाली युवती से जो प्रार्थना सीखी थी वो भी उसके होठों पर आ गई थी, और वो एक तरह से उस प्रार्थना को गाने भी लगी थी।
तो कहती कि तभी उसकी जो मतलब अतेंद्रियाँ थी, उसका जो सारा संसार था वो क्या हो गया था, खंड-खंड हो गया था। यानी उसको मतलब एक तरह से ईश्वर के नज़दीक होने का एहसास हो गया था। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधि स्थित भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आटे सी कोमल काया पर हाथों में कुंदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी टोकों बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ ज़मीन पर मार रही थी। अब यहाँ पे जो लेखिका है वो बताते हैं कि जब मतलब वो एक तरह से खोई हुई थी, तभी मतलब वो इतनी खूबसूरती में खोई हुई थी, तभी जीप पर एकदम ब्रेक लगती है तो उसकी जो समाधि होती है वो टूट जाती है। यानी जहाँ पे वो खोई होती थी वहाँ से वो एक तरह से बाहर निकल आती है। अपनी जो भी सोच थी वहाँ से बाहर जब आती है तो वो देखती है कि पहाड़ी औरतें जो जो पहाड़ी औरतें हैं वो पत्थरों पर बैठी हुई पत्थर को तोड़ रही हैं, और कुछ की तो जो काया है यानी जो उनका शरीर है वो काफ़ी कोमल है और उनके कोमल कोमल हाथों में बड़े बड़े कुदाल और हथौड़े हैं, और कईयों ने तो अपने मतलब पीठ पीछे बच्चों को भी बांधा हुआ है, और वो अपना पूरा जोर लगाकर क्या कर रही है, कुदाल को ज़मीन पर मार रही है। एक तरह से क्या कर रही है, वो पत्थरों को तोड़ रही हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ वहीं पर खड़े BRO बोर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से मैंने पूछा, यह क्या हो रहा है। उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रहे हैं, इन्हीं रास्तों को ये पहाड़ें चौड़ा बना रही हैं। अब यहाँ पे देखो, जब लेखिका देखती है कि जो औरतें हैं वो पत्थरों को तोड़ रही है, तो वो देखती है कि इतनी खूबसूरत जगह पर वादियों में झरनों के बीच जो भूख है वो भी मतलब भूख, मौत और दिन है, सब कुछ जिंदा है। तो वो वहाँ पे खड़े हुए कर्मचारी से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो फिर वो जो कर्मचारी होता है वो कहता है कि ये आप जिन रास्तों से गुजर रहे हैं, यानी ये जो बड़े बड़े हिम शिखर हैं, इनसे गुजर रहे हैं, तो इन रास्तों पर वो क्या करें, पहाड़ ने रास्ता बना रही हैं ताकि आप लोग यहाँ से आराम से निकल सकें। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।